टू सिक्स में जो वचन देता है, और टू बी में है वादा या वचन किसे कहते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो फिर यही है, और इसमें एक केस रहता है कि लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। ये केस इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप मेंशन कर सकते हैं प्रस्ताव स्वीकृति वाले केस में। एक व्यक्ति रहता है गौरी दत्त, अपने भतीजों को खोजने के लिए अपने मुनीम लालमन को भेजता है। लालमन के जाने के बाद, ध्यान दीजिए यहाँ, लालमन के जाने के बाद जो गौरी दत्त होता है वो अपने भतीजों को खोज लाने वालों के लिए 501 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा करता है। लालमन मुनीम गौरी दत्त के भतीजों को खोज लाया और पुरस्कार की मांग की। फिर इसके बाद ये जो गौरी दत्त होता है वह कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने ऑफर वो ये किया था, मतलब ये प्रस्ताव रखा था कि 500 वाला, तो उसको तुमने स्वीकार कहाँ किया। तो जो लालमन होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक प्रकार से केस कर देते हैं गौरी दत्त के ऊपर, भैया ये इन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा था, इसके उपरांत मैं इनके भतीजों को खोज लाया तो मुझे 501 रुपये नहीं दे रहे हैं। तो अब इसमें जो जजमेंट आया वो यह हुआ कि चूंकि लालमन को लड़के की खोज के पूर्व पुरस्कार की शर्त की सूचना नहीं थी, न पुरस्कार प्राप्ति की बात की ज्ञात थी, अतः खोए हुए लड़के की खोज को लाने के लिए लालमन का कार्य गौरी दत्त के प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता। तो मतलब यह है कि सेम टाइम का होना आवश्यक है। यहाँ पर जैसे इस केस में देख सकते हैं कि अंत में लालमन केस हार जाते हैं और गौरी दत्त के पक्ष में फैसला होता है कि जो एक्सेप्टेंस था उन्होंने ये उनके जाने के बाद ये प्रस्ताव रखा था, इसलिए यह उनका स्वीकार नहीं माना जाएगा। अब देखिए सेक्शन 3 जो बताता है वह यह बताता है कि मतलब कम्युनिकेशन कि कैसे हो, कि जैसे वहाँ पर यह था कि लालमन चले गए, फिर प्रस्ताव रखा गया। तो अब देखिए इसके लिए क्या होता है कि जो धारा 3 है उसके अनुसार क्या है कि किसी प्रस्ताव के संप्रेषण करने वाले पक्ष के द्वारा किसी ऐसे काम करने या नहीं करने से हुआ माना जाता है जिसके द्वारा वह प्रतिसंहरण का संप्रेषण करना चाहता है अथवा जिसके प्रभाव के कारण संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन होता है। देखिए प्रस्ताव की सूचना स्वीकारकर्ता को समान लैंग्वेज में मैं यहाँ लिखा हूँ, और प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक को मिलना आवश्यक है। बिना कम्युनिकेशन के यह कोई भी प्रस्ताव पूर्ण नहीं हो सकता। प्रस्ताव की सूचना जब उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए जिसके प्रति प्रस्ताव किया जाता है तब प्रस्ताव का संवहन या संचार पूर्ण समझा जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ एक मैंने पिक दिखाने की कोशिश की है कि ये मतलब क्या रहता है कि इसमें एक व्यक्ति रहता है जो कि कहता है कि आप मुझे पिज्ज़ा पहुंचा दीजिए, उसके बदले में आपको पैसा दूंगा। इन दोनों का जो मैसेज होता है ये अगर दोनों का संवहन हो जाएगा तभी ये प्रस्ताव स्वीकृति मान्य होगी और सेम टाइम में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेक्शन 3 बताता है। आगे देखते हैं। देखिए अब कब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन मतलब संवहन पूर्ण हुआ। अब इसमें देखिए 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ, फिर इसके बाद ये उदाहरण बताता हूँ कि अक्षय कुमार कहते हैं कि मेरे पास एक स्कीम है। राजपाल यादव को कहते हैं अक्षय कुमार कि मेरे पास एक स्कीम है कि पैसा डबल करने का। तो राजपाल कहते हैं पैसा डबल, तो अक्षय कुमार कहते हैं वही फिर हेरा फेरी वाली मूवी का उदाहरण मैं लिया हूँ कि हाँ, लेकिन इसके लिए शर्त है आपके पास 50 लाख रुपए होना चाहिए। अब इसको इसी रूप में अगर ये मान लेते हैं राजपाल यादव तो ये माना जाएगा कि इस प्रस्ताव का इन्होंने स्वीकृति दे दिया। परंतु इसमें राजपाल यादव कहते नहीं, मेरे पास 50 लाख नहीं, मेरे पास 30 लाख है, मैं देता हूँ। तो ये जो प्रस्ताव है ये स्वीकृति नहीं हुई, ये प्रति प्रस्ताव इन्होंने दे दिया अक्षय कुमार को। मतलब कि ये प्रस्ताव अक्षय कुमार ने दिया था उसका एक्सेप्टेंस ना करके इन्होंने प्रति प्रस्ताव दे दिया कि मेरे पास 30 लाख है, तो अब अक्षय कुमार को इसकी स्वीकृति करनी होगी। अब मतलब राजू और इसका जो भी नाम रहता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रस्ताव का उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में प्रस्ताव को दिया गया है। अगर उसमें कोई फेरबदल हो गया तो वो स्वीकार ना होकर वो प्रति प्रस्ताव हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये कब कंप्लीट माना जाता है। जैसे क ने अपनी घड़ी 150 रुपये में ख को बेचने का प्रस्ताव पत्र द्वारा ख को दिया कि मैं अपनी घड़ी 150 रुपये में आपको बेचना चाहता हूँ। ज्यों ही क का पत्र ख को प्राप्त होगा क के प्रस्ताव का संवहन पूर्ण हो जाएगा। मतलब कि जैसे क ने अपनी घड़ी 150 रुपये में ख को देने के लिए एक पत्र दिया, तो जैसे ही क की पत्र ख को प्राप्त हो जाएगा तो क की तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यदि ख ये कहे
कि नहीं, यह घड़ी मैं 150 रुपये में नहीं बल्कि 100 रुपये में लेना चाहता हूँ। अब यह मान्य नहीं होगा। कारण यह है कि एक प्रकार से उसने प्रति प्रस्ताव दे दिया। अब यदि क जो है अपनी घड़ी 150 रुपये में देने के लिए कहा, तो अब ख एक दूसरा पत्र लिखे और उसमें कहे कि आपने जैसा प्रस्ताव किया था 150 रुपये में घड़ी बेचने का, मैं उसके लिए राजी हूँ उसी शर्त के अनुसार, तब वह माना जाएगा एक्सेप्टेंस ख के द्वारा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये माना जाएगा इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। परंतु कभी कभी क्या होता है कि हम मान लीजिए कि अपना जो प्रस्ताव है उसको रोकना चाहते हैं। मान लीजिए क ने अपने लेटर डाल दिया, तो अब ये उसको रोकना चाहता है कि ये जो मैं प्रस्ताव दिया उसको मैंने वापस ले लूँ। इसलिए अगर क ने अपना प्रस्ताव भेज दिया है और ख वहाँ से अपना मतलब स्वीकार क को भेज देता है, तो ये एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि तब क को अपनी घड़ी ख को बेचना ही पड़ेगा। लेकिन उसी समय अब क को लगता है कि यार अब मैं इस घड़ी को नहीं बेचना चाहता हूँ, तब वो क्या करे कि मतलब रिवोकेशन ऑफ मतलब प्रपोजल, कि उसके प्रपोजल को कैसे रोका जाए। ये शायद सेक्शन 5 में दिया गया है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो अब इसमें क क्या करे कि जो उसको वाला उदाहरण था, मैं क को एक ए ले लेता हूँ कि ए बी के द्वारा उत्तर मिलने से पहले एक दूसरा पत्र भेज दे और जिसमें वो कह दे कि मैं वह जो प्रपोजल आपको दिया था अब उसके मैं पूर्ण करने के मूड में नहीं हूँ। परंतु यदि ए द्वारा भेजे गए पत्र को बी से मिलने से पहले बी द्वारा एक्सेप्टेंस का पत्र यदि ए को मिल जाता है, तो यह जो रिवोकेशन था वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तब ए बाध्य है बी को बेचने के लिए। तो इसमें वही वाला उदाहरण है, इसको आप चाहें तो पढ़ लें। इसमें मैंने एक केस दिया हुआ है कि इसी संबंधी एक विवाद के लिए एक केस आया था, पावेल वर्सेस ली का। 1908 में यह मुकदमा आया था, जिसमें देखते हैं कि फैसला क्या हुआ। पहले देख लेते हैं मुकदमे का तथ्य क्या था। केस था पावेल वर्सेस ली 1908 में कि इस मुकदमे में वादी एक स्कूल के हेडमास्टर पद के लिए उस स्कूल की प्रबंधन कमेटी के सामने उपस्थित होता है। कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा उसे हेडमास्टर नियुक्त किया गया, किंतु वादी को इस प्रस्ताव का संप्रेषण नहीं किया गया। कमेटी की एक सदस्य ने अपनी निजी क्षमता में वादी को यह सूचना दी कि उसे चुन लिया गया है। प्रबंधन कमेटी ने बाद में की गई एक बैठक में उस प्रस्ताव को चुनाव को रद्द कर दिया। वादी के द्वारा स्कूल की प्रबंधन कमेटी के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमे में अदालत ने यह फैसला किया कि यह मुकदमा इस आधार पर वाद योग्य नहीं है कि किसी स्वीकृति के विधि मान्य होने के लिए उसका संप्रेषण केवल प्रस्तावक के द्वारा ही किया जाना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं। इसमें आपने समझा कि पावेल और ली में, इसमें समझ लीजिए कि इस केस में ऐसा था कि एक व्यक्ति था जो कि हेडमास्टर पे उसका चयन होना था, एक प्रतिनिधि मंडल जो था उसका चयन कर रहा था। फिर बाद में इस प्रतिनिधि मंडल ने किसी स्वयं सूचना न देके उस व्यक्ति को किसी तीसरे के द्वारा सूचना दिया कि आपका चयन हो गया है। फिर बाद में वो प्रतिनिधि मंडल उसका चयन नहीं करता है, तो व्यक्ति जो रहता है हेडमास्टर पे जिसकी नियुक्ति रहती है वो जाके केस करता है कि इन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर उन्होंने ये तोड़ रहे हैं। फिर न्यायालय ये फैसला देती है कि यदि उस व्यक्ति को सूचना मतलब प्रस्ताव की सूचना मतलब कम्युनिकेशन यदि डायरेक्ट उसी पार्टी के द्वारा हुआ होता जिसने उसको नियुक्त किया था, तब यह उसका वाद योग्य मामला होता। परंतु यह कॉन्ट्रैक्ट के शर्त का खिलाफ है कि इसमें जो प्रस्ताव दिया गया वह किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया, तो इसमें किसी तीसरे पक्ष की स्वीकृति मान्य नहीं होती है। इसको मैं थोड़ा सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूँगा कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अपने यहाँ नौकरी पे रखना चाहता हूँ। मैंने आपसे ये नहीं कहा मैं ये चाहता हूँ, ये आपको पता है, और फिर मैंने क्या किया, किसी तीसरे व्यक्ति को आपके पास भेजा जो कि जिससे मेरा सीधा रिलेशन नहीं है, जाके उससे कह दो कि उसको मैं अपने यहाँ नौकरी पे रखना चाहता हूँ। और वो आपके पास जाता है और कहता है कि भैया फले व्यक्ति आपको नौकरी पे रखने चाहते हैं। अब अचानक मेरा मूड बदल गया, मैंने किसी और को रख लिया। अब आप जाते हैं कोर्ट में केस करते हैं कि इन्होंने मुझसे वादा करके भी इसको पूरा नहीं किया। तो क्या होगा कि यही इस केस वाला मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि इसमें मैंने तीसरे व्यक्ति द्वारा भेजा था, जिसका कि उस तीसरे व्यक्ति, अगर वो तीसरा व्यक्ति मेरे यहाँ कर्मचारी होता या मेरा नौकर होता, तभी आपका माना जाता है कि मैंने प्रपोजल मैंने ही भेजा है। परंतु वह प्रपोजल जब कोई ऐसा व्यक्ति लेकर गया जिससे मेरा कोई इस प्रकार से संबंध नहीं है, तो वह प्रपोजल नहीं मान्य होगा, इसलिए वो प्रपोजल मेरे द्वारा दिया गया। ये कुल मिला के
इसको इसलिए किया गया है कि ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाती ना कि सब केस लेके पहुंच जाते कि उन्होंने उनसे कहलवाया था। इसलिए प्रस्ताव सीधा उसके द्वारा दिया जाना चाहिए जो कि प्रस्तावक हो, तथा स्वीकार का उत्तर उसी के द्वारा दिया जाना चाहिए जिसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था। और रिवोकेशन मतलब कि प्रतिसंहरण उसका तभी हो सकता है जबकि उत्तर मिलने से पहले मैं उसको कैंसिल कर दूं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें मैं 2 क्वेश्चन देखिए इससे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैं लेकर आया हूँ मेंस में। पहला तो है कि एक केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 1893 में। इसका पूछता है कि निर्णय समीक्षा मतलब जजमेंट इसका पूछता है कि इसमें आपके अनुसार क्या होना चाहिए या क्या इसमें दिया गया। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, ये 1893 में आया था केस। उसको देख लेते हैं कि इस केस में था क्या। तो देखिए मैं चाहूँ तो इसको आपको शॉर्ट लैंग्वेज में समझा सकता हूँ, मुझे ये केस पता है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं केस का लैंग्वेज आपको समझाऊँ, जैसे कि आपको उसी रूप में लिखना का एक प्रकार से अभ्यास हो या सुनने का अभ्यास हो। इसमें क्या रहता है कि स्मोक बाल नामक जो कंपनी रहती है वो प्रतिवादी रहती है और वो एक दवा की कंपनी रहती है और वो यह वादा करती है कि यदि इस दवा का कोई 15 दिन तक लेता है तो इससे इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। यदि प्रतिवादी जो कंपनी थी स्मोक बाल, जो किसी ने दवा बनाया था कि और दावा किया था अगर 15 दिन में दवा खाने के बाद अगर किसी का इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं होता तो उसे 100 पाउंड रकम का इनाम दिया जाएगा तथा यह उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसकी इन्फ्लुएंजा की बीमारी दिए गए निर्देश के अनुसार 15 दिनों तक यह दवा खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हुई। उस विज्ञापन में यह लिखा गया था कि इस संबंध में उनकी सच्चाई के सबूत के रूप में एक बैंक में 1000 पाउंड की रकम भी जमा करवा दी थी। मतलब जो प्रतिवादी कंपनी थी स्मोक बाल, उसने यह भी कह दिया था कि हमने इसके लिए 1000 पाउंड एक बैंक में जमा भी करवा दिया गया है। अब देखिए इसमें जो प्रतिवादी रहते हैं स्मोक बाल कंपनी तथा जो वादी जिसने केस दायर किया रहता है वो कार्लिल रहती हैं। कार्लिल नाम की एक महिला रहती हैं। उन्होंने विज्ञापन पढ़कर दवा ये खरीद ली तथा दिए गए निर्देशों के अनुसार इसका प्रयोग भी किया, किंतु इसके बाद फिर से इन्फ्लुएंजा की बीमारी उनको हो गई। तब उन्होंने इनाम पाने के लिए प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अब देखिए इस मुकदमे में जो निर्णय होता है, पहले तो इसमें प्रश्न उठते हैं कि ये क्या मुकदमा ये वाद योग्य था। देखिए हम जैसा कि इसमें समझ पाते हैं कि इसमें जो प्रतिवादी कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, उसने खुद ही एक प्रस्ताव रखा था और ये प्रस्ताव क्या था, ये ऐसा प्रस्ताव था जो सबके लिए था, जनरल प्रस्ताव था। ठीक है, ये किसी एक के लिए तो था नहीं। तो कार्लिल जो श्रीमती कार्लिल थी उन्होंने इसको उसी प्रकार से उपयोग किया। तो इसमें जो अदालत का फैसला आता है उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें आपको पता हो, ने यह फैसला किया कि प्रतिवादी इस आधार पर उत्तरदायी था कि उसके द्वारा दिया गया विज्ञापन जिसमें कि एक इनाम की घोषणा की गई थी एक सामान्य प्रस्ताव था। देखिए मैंने बताया जिसको भी कोई भी स्वीकार कर सकता था, उस दवा को खरीदना उसका इस्तेमाल करना उस प्रस्ताव की स्वीकृति के समान था। जैसे वो समान प्रस्ताव था, यदि उस दवा को किसी ने खरीद के उसे अनुरूप उस दवा को लिया तो वह एक प्रकार से स्वीकृति हो गई, ये निहित स्वीकृति थी। इसलिए इस मामले में स्वीकारकर्ता यानी वादक जो थी वो इनाम पाने की हकदार थी और फिर उसको इनाम मिलता भी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें आएगा व्हाट इज प्रपोजल, डिस्कस अ वैलिड प्रपोजल। प्रस्ताव क्या होता है, वैलिड प्रस्ताव क्या होता है, इसको मैंने पहले ही समझा दिया, इसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, Ctrl+F